यस फ्रेंड्स, तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू टॉपिक, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब हम हमारे कस्टमर्स को गुड्स सेंड कर रहे हैं और उनको ये बोल रहे हैं कि आप इन गुड्स को यूज़ करो, इफ़ यू लाइक दीज गुड्स यू कैन रिटेन इट, और अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप हमें विद इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड एज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब जब हम बात करते हैं कि सेल ऑफ भेजा है ऑन अप्रूवल, इसको एक्चुअल सेल्स कब माना, तो जब ये सेल ऑफ गुड्स जो आपने रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर भेजे हैं इसको हम सेल्स मान सकते हैं। तीन कंडीशन में से कोई भी फुलफिल हो गई तो पहली कंडीशन, जब उसने विद इन द टाइम पीरियड जो हमने गिवन दिया था उसी में उन्होंने वो गुड्स को अप्रूव कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि दे आर लाइकिंग दिस गुड्स, तो सो वो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्चुअल सेल्स बन गया। सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस एक्चुअल सेल्स बन गया। दूसरा कंडीशन होता है कि आई कैन से हमने उनको एक टाइम पीरियड दिया था, हमने उनको बोला था कि आप विद इन 3 days आप इन गुड्स को यूज़ करो, अगर आपको अच्छे लगे तो आप रख लेना वरना आप रिटर्न कर देना। अब ये 3 दिन जो हमने उनको दिए थे वो 3 दिन तक उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, रिटर्न भी नहीं करे, जवाब भी नहीं दिया कोई, तो 4th डे से ये हमेशा अजम्पशन माना जाएगा कि उन्होंने उन गुड्स को अप्रूव कर दिया, वरना उनको वो 3 दिन में रिजेक्ट कर देना था। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप क्लासेस में पढ़ने आए हो और मैंने आपको बोला है कि 3 दिन का डेमो क्लास है। अब 3 दिन के डेमो क्लास के बाद अगर आप 4th डे 5th डे 6th डे 7th डे आने लग गए क्लासेस, तो नेचुरल सी बात है मैं अजम्पशन लूंगा कि आपने क्लासेस को अप्रूवल दे दिया, यू वांट टू ज्वाइन द क्लास, तो वही वाली बात हो गई। तो पहला कंडीशन या तो अप्रूवल मिल गया, दूसरा कंडीशन टाइम पीरियड जो मैंने आपको दिया था उसमें आपने गुड्स को रिटर्न नहीं करा और कोई इंटीमेशन भी नहीं करा, तो दैट इज वो गुड्स अप्रूव्ड हो गए और वो एक्चुअल सेल्स मान लिए जाएंगे। और तीसरा कंडीशन होता है कि आपने गुड्स के साथ कुछ ऐसा एक्ट कर दिया कि जिससे ये रिजेंबल हो गया कि इट इज एक्चुअल सेल्स ओनली, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। अब वो क्या ट्रीटमेंट करा आपने, तो आई वांट टू से आपने वो गुड्स या तो लॉस्ट हो गए या वो आपसे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, तो मैंने आपको यूज करने के लिए दिए थे, आपने डिस्ट्रॉयड कर दिए, तो उन गुड्स की लाइबिलिटी अब आपकी आ जाएगी, तो वो अप्रूवल मान लिया जाएगा, तो वो एक्चुअल सेल्स मान लेंगे। तो दीज आर द 3 कंडीशंस, या तो अप्रूवल दे दिया, या पीरियड ओवर हो गया गुड्स रिटर्न नहीं करें, या फिर यू हैव डन सम एक्ट व्हिच रिजेंबल इट एज एन एक्चुअल सेल्स। ठीक है सब फ्रेंड्स, तो सेल ऑन अप्रूवल को इन 3 कंडीशंस में हम एक्चुअल सेल्स मानेंगे। ये तो इसका हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अब हम बात प्रैक्टिकल पार्ट की, तो नाउ वी हैव टू सी कि हमें जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास करनी है। तो इसमें 2 मेथड्स होते हैं, देखो आपको ये दे रखे हैं, देयर आर 2 मेथड्स, बट इसमें 3 बना है, बट वी हैव टू डू ओनली 2 ओनली, मतलब 2 ही हमें बेसिकली फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट मेथड, जब सेल और रिटर्न बेसिस के बहुत कैजुअल ट्रांजेक्शन्स होंगे, व्हेन सेल और रिटर्न बेसिस के कैजुअल ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेथड, जो आपका ये दे रखा है आपको, आप चेक करोगे तो कैजुअल वाला ये रहा। व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर ट्रीटेड एज कैजुअली मतलब होता है बहुत कम ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं सेल और रिटर्न के, तो दैट आर फ्यू ट्रांजेक्शन्स ये सेल और रिटर्न के, तो उसको हम बोलेंगे कैजुअल सेल्स। सेल और रिटर्न बेसिस के कैजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वहां पर हम सेल और रिटर्न को एक्चुअल सेल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। देखो आपको ये बता दिया दैट ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल्स ओनली। तो व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर कैजुअल और वेरी फ्यू, तो हम उसको ऑर्डिनरी सेल्स की तरह मान लेते हैं। बट अगर ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंट है और न्यूमरस हैं, तो हम उसके लिए एक सेपरेट बुक्स बनाते हैं। सेल और रिटर्न के लिए भी एक सेपरेट सेल और रिटर्न डे बुक बनता है, वो हम बाद में देखेंगे, को हम मेमोरेंडम मेथड भी बोलते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर। बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली कि आपने सेल और रिटर्न को एक्चुअल सेल्स की तरह ट्रीट करा। वो कब करते हैं हम, जब सेल और रिटर्न के बहुत फ्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैजुअल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तब करते हैं हम ऐसा। तो नाउ वी विल सी कि उसकी जर्नल एंट्रीज क्या पास होगी और क्या ट्रांजेक्शन्स होंगे, दैट वी हैव टू सी। यही इंपॉर्टेंट है, 90% इसी का चांसेस होता है फर्स्ट मेथड का आने का, 10% चांसेस होता है सेकंड मेथड के आने का। तो नाउ वी विल सी द जर्नल एंट्रीज, राइट।
ओके, सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज नाउ। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जब हम उसको सेल और रिटर्न को हम नॉर्मल सेल्स, एक्चुअल सेल्स की तरह मान रहे हैं तो क्या होगा। तो इसमें देखो ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला बहुत सिंपल सा ट्रांजेक्शन है कि आपने गुड्स को सेंड करा है, आपने कस्टमर्स को गुड्स को करा है फॉर सेल और रिटर्न। तो जब आपने व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जब आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ तो सिंपल हम इसको किसकी तरह मान रहे हैं, नॉर्मल सेल्स की तरह। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट इज द फर्स्ट एंट्री व्हेन गुड्स आर सेंट। उसके बाद अब कस्टमर्स के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो गुड्स को अप्रूव कर देगा या वो गुड्स को रिटर्न कर देगा। अगर उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया तो हमने इसको नॉर्मल सेल्स की तरह माना था, तो रिटर्न आया तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और अगर उसने इस गुड्स को अप्रूव कर दिया तो आई बिलीव अगर वो गुड्स अप्रूव्ड हो गए तो हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो हमें नो एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों भाई, क्योंकि जब आपने गुड्स सेंड करे थे तभी आपने एंट्री पास कर दी थी डेटर्स टू सेल्स, मतलब सेल्स वाली एंट्री तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसका मतलब जब वो अप्रूवल देगा तो देयर इज नो नीड टू पास एनी एंट्री। बट अगर रिटर्न कर दिए तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इसके बाद अब आपको इसमें जो समझना है वो पॉइंट ये समझना है कि समटाइम्स ऐसा होगा कि ईयर एंड हो गया, ठीक है, और ईयर एंड हो गया और वो गुड्स का न तो अभी तक अप्रूवल मिला है और न ही पीरियड ओवर हुआ है। तो अब इस कंडीशन में एट द एंड ऑफ द ईयर अब हम एंट्रीज क्या पास करेंगे, तो न तो अभी अप्रूवल मिला और न ही हमारा पीरियड ऑफ अप्रूवल ओवर हुआ। क्योंकि अगर पीरियड ऑफ अप्रूवल ओवर हो जाता और वो गुड्स रिटर्न नहीं आते तो एक्चुअल सेल्स ही मान लिए जाएंगे, तो इसका मतलब वो तो अप्रूवल ही मान लिए जाएंगे। बट पीरियड ऑफ अप्रूवल अभी तक ओवर भी नहीं हुआ मगर ईयर एंड आ गया। तो अब आप ये समझो कि आपने उसको जब सेंड करा तो एंट्री कर रखी है डेटर्स टू सेल्स, मतलब आप उसको एक्चुअल सेल्स मान चुके हो, बट ईयर एंड हो गया और उसने अभी तक कोई अप्रूवल नहीं दिया। तो अगर हमने उसको सेल्स में इंक्लूड कर रखा है तो हमारा प्रॉफिट तो रॉन्ग आ रहा होगा क्योंकि सेल्स तो बढ़ी हुई दिख रही है। तो हमें ईयर एंड पर वो जो हमने गुड्स सेंड के टाइम एंट्री करी थी डेटर्स टू सेल्स, उस एंट्री को हमें रिवर्स करना पड़ेगा और ईयर एंड पर हम एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब जब आपने ये एंट्री पास कर दी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो ये जो गुड्स हैं वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होने चाहिए बिकॉज दीज गुड्स विल बी कॉल्ड एज योर स्टॉक विद आउटसाइडर्स। तो हम इन गुड्स को जब हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करेंगे तो हम एंट्री पास कर देंगे स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यही क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। बट जब आप इस एंट्री को रिवर्स कर रहे थे ना सेल्स टू डेटर्स, तो सेलिंग प्राइस से रिवर्स हो जाएगा। बट जब आप क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करोगे तो ये कॉस्ट प्राइस से होगा, सेलिंग प्राइस से नहीं होगा, बिकॉज हमारे क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स तो कॉस्ट प्राइस और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस उसके बेसिस पर ही होती है। तो अब आपकी बुक में ये एंट्रीज चेक करो, देखो आप व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस तो एंट्री विल बी ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकंड, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जितना स्पेसिफाइड टाइम दिया उसी टाइम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। When goods are accepted at IP, तो आई बिलीव देखो उसमें भी दे रखा है नो एंट्री टू बी पास्ड। इसके बाद when goods are accepted at higher price than the invoice price, ये वाली बात अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी सी देर में। when goods are accepted at lower price than the invoice price, ये भी बात मैं समझाऊंगा। at the year end, ये वाली एंट्री हम देख लेते हैं। at the year end when goods are lying with the customers and the specified time limit is yet to एक्सपायर, अभी एक्सपायर नहीं हुआ तो पहले तो आपने रिवर्स कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, और दीज गुड्स शुड बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्रीज विद द कस्टमर्स एंड इन एडिशन टू द अबव द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज टू बी पास, वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना है। तो एंट्री विल बी इन्वेंट्रीज विद द कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मगर देखो ये कितने प्राइस से होगी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लीस्ट, विच एवर इज लेस, ऐसा बता रखा है आपको क्वेश्चन, मतलब आपकी एंट्रीज के लिए। चलो तो आपको समझ में आ गया, गुड सेंड करा कस्टमर्स टू सेल्स, रिटर्न आया सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, अप्रूव करा नो एंट्री टू बी पास्ड,
ईयर एंड पर जो गुड्स उनके पास रह गए, क्वेश्चन ही बताएगा हमको कि कितने गुड्स का अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिला, तो जो गुड्स रह गए उसकी एंट्री हम पास कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स रिवर्स कर दिया हमने, वो तो आईपी से ही आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस से आ जाएगा, सेलिंग प्राइस से आ जाएगा। बट इन्हीं गुड्स को हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना है, तो एंट्री विल बी इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मगर ये कौन सी प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से आ जाएगी। अब सिर्फ इसमें एक पॉइंट और समझना है इसके बाद, कि सपोज करो ऐसा कि जब हमने गुड्स सेंड करे थे तो हमने उसको 1000 रुपीज के गुड्स सेंड करे थे, ठीक है, तो हमने एंट्री पास कर दी डेटर्स टू सेल्स। बट सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 5 दिन के लिए गुड्स सेंड करे थे, बट अब ये आपको पता है कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस फैला हुआ है, सब जगह पैंडेमिक की सिचुएशन हो रखी है, तो अब क्या होगा इसमें? तो इस सिचुएशन में कस्टमर बोल रहा है भाई मेरे को गुड्स तो रखने हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू पे यू 1000 फॉर दैट, I will accept the goods only at 900 और only at 800। इसका मतलब वो गुड्स को एक्सेप्ट तो करना चाह रहा है, बट वो एक्सेप्ट किस प्राइस पर कर रहा है? लोअर प्राइस पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो एट द टाइम ऑफ अप्रूवल नॉर्मली हम नो एंट्री पास करते हैं, बट अगर उसने एक्सेप्टेंस दिया बट एट अ लोअर प्राइस, तो एट द टाइम ऑफ अप्रूवल या एक्सेप्टेंस एट अ लोअर प्राइस, हमने जो एंट्री 1000 से कर रखी थी वो होनी चाहिए 900 से। बाद में अप्रूवल के टाइम भी अगर उसने लोअर प्राइस पर एक्सेप्ट करा तो हमको एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा और हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब यही सेम कंडीशन अगर हमने उसको कोई सैनिटाइजर मास्क दे रखे थे, अब उनकी प्राइसेस बढ़ गई, तो हमने उसको क्या बोला? नहीं नहीं भाई आप अप्रूवल मत करो, अगर अप्रूवल करना है तो 1000 रुपए की चीज के 1200 रुपए देने पड़ेंगे अब आपको, वरना रिटर्न कर दो। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं 1200 भी दे दूंगा। तो अप्रूवल किस पर हो रहा है? एट अ हायर प्राइस पर अप्रूवल हो रहा है। अगर हायर प्राइस पर अप्रूवल हो रहा है तो अप्रूवल के टाइम ही हमें एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, एंड दैट एंट्री विल बी सेम डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जितना अप्रूवल के टाइम प्राइस हायर मिल रहा है उतने प्राइस से ही एंट्री पास हो जाएगी। बस यही आपको 4th और 5th एंट्री बता रखी है। देखो आप, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस देन द आईपी, तो ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस देन द आईपी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो, तो यही सारी बस ये 6-7 एंट्रीज हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसके बेसिस पर लेट अस सी द इलस्ट्रेशंस। लेट अस सी दिस इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ, C sent goods to his customers on sale or return basis. The following transaction took place during 2016. 15 September को send goods to customer on sale or return basis at cost plus 33 1/3. तो that is 1/3 on cost. ठीक है, 1/3 on cost बता रखा है आपको प्रॉफिट, तो 1/4 on सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आपने 1 लाख के गुड्स सेंड करे हैं, ठीक है, उसके 20 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स बता दिया 40,000 का, 25 नवंबर को रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स 40,000 का, और 31 दिसंबर को गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल 20,000 का। सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन बताना चाहिए कि हमने कैजुअल ट्रांजेक्शन हम उसको ऑर्डिनरी सेल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जब तो फर्स्ट मेथड फॉलो होगा। हाँ, you are required to pass the necessary journal entries in the books of C assuming that accounting year closes on 31st December। ठीक है, अब हम एंट्रीज पास करेंगे। तो पहली एंट्री 15 सितंबर को जब गुड्स हमने सेंड करे तो एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपीज से वो एंट्री हो जाएगी, ये आपका आईपीआई से। फिर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स हो गए 28 अक्टूबर को, तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स और 40,000 से एंट्री हो जाएगी। अरे बहुत इजी चीज है यार ये। उसके बाद 25 नवंबर को रिसीव लेटर ऑन अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स, तो आई बिलीव 25 नवंबर को अगर उन्होंने गुड्स एक्सेप्ट कर रखे हैं तो इसके दिन क्या एंट्री पास करनी है? नो एंट्री, क्योंकि अप्रूवल के टाइम नो एंट्री पास होती है। अगर अप्रूवल हायर प्राइस या लोअर प्राइस पर होगा तो ये एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी। उसके बाद 31 दिसंबर को गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल बताया 20,000 का, तो पहले तो अवेटिंग अप्रूवल है, मतलब अभी तक अप्रूवल नहीं दिया और पीरियड ऑफ रिटर्न भी ओवर नहीं हुआ, तो पहले तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हम एंट्री पास करेंगे कितने अमाउंट से? 20,000 सेलिंग प्राइस से। बट ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करना है तो वहां इंक्लूड करना पड़ेगा, तो स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट ये कॉस्ट प्राइस से होगा तो 20,000 सेलिंग प्राइस है, इसमें से 1/4 निकालना पड़ेगा,
तो 20,000 में से 1/4 निकालोगे तो 4,000 निकल जाएगा, 5,000 निकल जाएगा, सॉरी 20,000 डिवाइड बाय 4 करोगे 5,000 रुपए निकल जाएंगे, तो 15,000 आपका कॉस्ट प्राइस बच जाएगा। तो जो लास्ट एंट्री थी इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो 15,000 से आ जाएगी। आप आंसर चेक कर लेना। बहुत इजी इलिस्ट्रेशन से ही है, 1 2 3 4 5 अब आप आराम से कर सकते हो ये सारे, 1 2 3 4 5 और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 हम चेक कर रहे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, एस लिमिटेड सेंड आउट इट्स गुड्स टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एक्चुअल सेल्स एंड पास थ्रू द डे बुक। देखो वापस से वही वाली बात बता दी आपको। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31st March 200 of such goods have been dealer at 250 each, cost price was 200 each on sale or return basis and debited to his account. Of these goods on 31st March 2016, 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods date of return has not yet expired. Pass necessary adjustment entry on 31st March 2016। देखो अब यहां पर सारी एंट्रीज नहीं पूछ रहा है, जनरल एंट्रीज नहीं पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है एडजस्टेड एंट्रीज। एडजस्टेड एंट्रीज ऑन 31st मार्च का मतलब होता है जो भी एंट्रीज आप 31st मार्च को करने वाले हो वो 31st मार्च को लास्ट डेट ऑफ ईयर की एंट्रीज को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो सबसे पहले आपने उसको 200 गुड्स सेंड करे थे डीलर को 250 ईच के, ये एंट्री हमें पास नहीं करनी है, बट अगर करनी होती तो डेटर्स टू सेल्स एंट्री पास हो जाती। 200 इंटू 250 5 लाख रुपीज से एंट्री आ जाती है आपकी। इसके बाद आपको बोला है 5 लाख से नहीं, सॉरी 50,000 से एंट्री आ जाती है आपकी। इसके बाद आपको बोल रहा है वो ठीक है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं थी और वो डेबिट भी कर चुके हैं हम, मगर 31st मार्च को 50 रिटर्न कर दिए उसने गुड्स को, ठीक है। तो 50 इंटू 250 12,500 के गुड्स रिटर्न आ गए, तो एंट्री विल बी नॉर्मल सेल्स माना था, तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 12,500 दैट इज 50 इंटू 250। इसके बाद बोला है 70 वर सोल्ड, तो अगर हमने 70 सोल्ड कर दिए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, तो वो 70 के लिए नो एंट्री टू बी पास्ड। अब टोटल हमने सेंड करे थे 200, उसमें से 50 रिटर्न 70 एक्सेप्टेड, तो 120 तो चले गए, तो बचे कितने 80, तो 80 इंटू 250 ये गुड्स अभी भी उसके पास में है जिनका वेटिंग अप्रूवल है, तो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 80 इंटू 250 सेलिंग प्राइस से, दैट इज 20,000। और उसके बाद यही गुड्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होने चाहिए, तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और कॉस्ट प्राइस 200 की है, 80 गुड्स की, तो 80 इंटू 200 16,000, ये एंट्री पास हो गई आपकी। दैट इज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अरे बहुत इजी इलिस्ट्रेशन है, बहुत जल्दी कर लोगे आप इनको कंप्लीट। लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 3 नाउ। Cali company send out its gas containers to a dealer on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales and pass through the day book. Just before the end of the financial year, 100 gas containers which cost them 900 each have been sent to a dealer on sale or return basis, have been debited to his account at 1200 each। 1200 रुपये पर हमने उसको 900 रुपये की जो कॉस्ट का था, हाँ कॉस्ट था 900, 1200 रुपये पर हमने उसको डेबिट कर रखा है 100 गैस कंटेनर्स को, ठीक है। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500 ईच, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। अब आपको बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉरी एंट्रीज टू फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी, इसका मतलब वही नॉर्मल आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री कब होती है 31st मार्च वाले दिन, लास्ट डेट ऑफ द ईयर पर जो एंट्रीज करनी है। तो गुड्स सेंड करी उसकी एंट्री नहीं करनी है, गुड्स रिटर्न तो आए नहीं मगर गुड्स अप्रूव तो हो गए। कितने गुड्स अप्रूव हुए 20, मगर वो अप्रूव कितने पर हुए 1500, सेंड करते टाइम प्राइस क्या था 1200, तो 1500 माइनस 1200, 1500 माइनस 1200, 300 से हायर प्राइस पर एक्सेप्ट हुआ है 20 गुड्स, तो अप्रूवल के टाइम ही एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट इज 20 यूनिट्स इनटू 1500 माइनस 1200,
तो 300 इंटू 20 विल गिव यू 6000। तो अप्रूवल की एंट्री हो गई। बाकी के गुड्स के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो ईयर एंड हो गया और अभी तक रिटर्न नहीं आया, अप्रूवल भी नहीं मिला, तो हमेशा समझ लेना पीरियड ऑफ अप्रूवल भी अभी तक ओवर नहीं हुआ। तो इसका मतलब बाकी के गुड्स में जो हमने सेंड कर रखे थे उसमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो 100 में से अगर 20 यूनिट्स एक्सेप्ट कर लिए तो 80 नहीं करें, तो 80 इंटू 1200, क्योंकि 1200 का ही नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1200 का ही है, तो 80 यूनिट्स इंटू 1200, इससे एंट्री रिवर्स हो जाएगी एंड एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। 80 इंटू 1200 96,000। और यही गुड्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होंगे, तो इन्वेंटरीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 80 इंटू 900 की कॉस्ट प्राइस है 72,000। That is your illustration number 3 when goods are accepted at higher price. चलो, let us move to illustration number 4. Okay, E send out its accounting machine costing 200 each to their customers on sale or return basis. ठीक है, 200 each की costing है. All such transactions are however treated like actual sales and are passed to the day book. Just before the end of the financial year on 24th March 2016, 300 of such accounting machines were sent out at an IP of 280 each. ठीक है, हमने ये अकाउंटिंग मशीन जो था वो 300 सेंड करा था 280 each पर, out of which only 90 accounting machines are accepted by the customers at 250 each, and as to the rest, no report is forthcoming. Show the journal entries in the books of the company for the purpose of preparing final accounts for the year ended 31st March 2016. Again, final accounts के रिगार्डिंग अगर हमें एंट्री पास करनी है तो वो 31 मार्च की एंट्री पूछता है, तो वापस से आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। पहले थर्ड इलिस्ट्रेशन में एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस था, यहां पर 280 के गुड्स को 250 पर ही एक्सेप्ट करा है। कितने यूनिट्स है? 90, तो 90 इंटू 30 2700 से कम प्राइस से कम एक्सेप्ट करा है, तो अप्रूवल के टाइम एंट्री विल बी रिवर्स्ड, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 90 इंटू 30, और हमने सेंड कितने करे थे? 200 की तो कॉस्ट थी, 300 में से थे। ठीक है, तो 300 में से 90 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मगर 250 पर कर रहे हैं, और रेस्ट के लिए अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रेस्ट कितने बचे? 300 में 210 बच गए, और 210 इंटू 250 सॉरी हमने साइन करे थे 280 पर, तो 280 इंटू 210, तो दैट विल गिव यू 58,800। तो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 58,800। समझ रहे हो ना आप? 210 यूनिट बचे और 280 के भाव के, सेंड तो 280 पर ही करा था। जब एक्सेप्ट 250 पर करा, लेसर प्राइस पे करा, तो 30 रुपीज इंटू 90 यूनिट्स के लिए रिवर्स भी कर दी थी हमने सेल्स टू डेटर्स, और वापस रिमेनिंग गुड्स के लिए तो वो तो अभी हमें 280 का ही मानना है, तो 210 यूनिट्स बचे हुए हैं, तो उसकी एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 210 इंटू 280 58,800 आ जाएगा। फिर इन गुड्स को हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना है, तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये 210 इंटू इनकी कॉस्ट प्राइस 200 थी, तो 42,000। तो ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 4। अब हम बात करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5 की। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके इलिस्ट्रेशन नंबर 5 की भी। ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। ठीक है, वापस से वही वाली बात बता दी। ऑन 31 मार्च 2016 ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 1 लाख which includes 7,000 goods sent on approval against which intimation was received during the year. These goods were sent out at 25% over and above cost price. 25% over and above cost price का मतलब होता है 1/4 of cost price, 1/5 of selling price, and were sent to Mr. X को 4,000 रुपीज़ का
और मिस्टर वाई को 3000 रुपीज़ का, ठीक है, दोनों पर्सन को बता दिया हमको, ये सेल ऑन अप्रूवल ही था। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल एंड मिस्टर वाई रिटर्न गुड्स ऑन 10th अप्रैल 2016। अच्छा, हमने मार्च में सेंड कर रहे हैं और ये अप्रैल की बात कर रहा है, तो इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2016। शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2016। वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट 31st March वॉज 60,000। ठीक है, चलो तो अब हम इस क्वेश्चन को ये समझते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये बताया है कि आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 1 लाख रुपीज का था, फिर साथ में आपको बता दिया कि आपने 7,000 रुपीज के गुड्स ऐसे थे जो एक्स और वाई को दे रखे हैं सेल और रिटर्न बेसिस के बेसिस पर, जिसका अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं मिला, और आपको बता दिया कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 31st मार्च को 60,000 रुपीज का था, और आपको बता दिया 25% अबव कॉस्ट प्राइस होता है, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस है। अब आपको बोल रहा है कि आप एक तो पहले जर्नल एंट्री पास करो मार्च के और बैलेंस शीट बना करके बताओ, और फिर अप्रैल मंथ में क्या करोगे। तो अप्रैल मंथ के बारे में ट्रांजैक्शन बता दिया कि मिस्टर एक्स ने तो एक्सेप्टेंस दे दिया 30 अप्रैल को और वाई ने गुड्स को रिटर्न कर दिया 10 अप्रैल को ही। तो वो अब हम नेक्स्ट ईयर क्या पास करेंगे वो हम समझेंगे, बट उससे पहले हम 31st मार्च की बात करते हैं। तो यहां पर जब सेंड कर चुके हैं मगर अप्रूवल नहीं मिला, तो लास्ट ईयर एंड पर हम एंट्री क्या पास करने वाले हैं, तो आई बिलीव रिवर्स करना पड़ेगा। एंड एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट टू कस्टमर्स अकाउंट, और डायरेक्टली आप करो या नाम से कर दो तो बेटर होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई। 7,000 का सेल्स रिवर्स करना है और एक्स का 4,000 और वाई का 3,000, और चाहो तो डायरेक्टली कस्टमर्स दिखा दो, 7,000। फिर इन गुड्स को हमारे इन्वेंट्री में इंक्लूड होना है, तो एंट्री विल बी इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और 7,000 में से 1/5 माइनस करना है, तो आई बिलीव 1,400 माइनस करना है, तो 5,600 ही कॉस्ट प्राइस बच गई। तो एंट्री विल बी इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट 5,600 टू ट्रेडिंग अकाउंट 5,600। ये दोनों एंट्रीज करते ही अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स आपके 1 लाख रुपीज के दिखाओगे आप, उसमें से ये 7,000 रुपीज माइनस करना है, और जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो उसमें 60,000 में स्टॉक विद कस्टमर्स को हमें ऐड करना है, एंड वो 5,600 ऐड कर देंगे। यस, तो बैलेंस शीट भी आपको समझ गई, डेटर्स में से हमने लेस कर दिया और इन्वेंट्रीज में हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जब हम बात करेंगे इसके बाद कि जब हम नेक्स्ट ईयर पर आ गए, तो अब आप प्लीज़ बहुत ध्यान से इस बात को समझना। जब हमने एक बार वो गुड्स को सेंड करा था, तो एंट्री कर दी डेटर्स टू सेल्स। ठीक है, समझना। रिटर्न हुआ तो हमने एंट्री पास कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अप्रूवल हुआ तो नो एंट्री, बट अप्रूवल एट हायर प्राइस तो वापस से डेटर्स टू सेल्स। अगर अप्रूवल एट लोअर प्राइस तो सेल्स टू डेटर्स। ईयर एंड आ गया तो जो हमारे अभी तक इंटीमेशन नहीं मिला गुड्स उन्हीं के पास में, तो हमने रिवर्स कर दिया सेल्स टू डेटर्स करके, और उसको हमारे इन्वेंट्री में इंक्लूड भी कर लिया, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर। आई बिलीव यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब सपोज करो नेक्स्ट ईयर जब आया, तो नेक्स्ट ईयर या तो वो वापस से गुड्स को अप्रूव कर देंगे या वो गुड्स को रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर नेक्स्ट ईयर उन्होंने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो आई बिलीव वो गुड्स को तो हम पहले ही रिवर्स कर चुके हैं और वो हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब हमें कोई और जनरल एंट्री नेक्स्ट ईयर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्होंने नेक्स्ट ईयर गुड्स को रिटर्न कर दिया। बट अगर नेक्स्ट ईयर गुड्स को अप्रूव कर दिया, तो अब हमें वो नेक्स्ट ईयर का सेल्स मानना है, तो हम एंट्री पास कर देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नेक्स्ट ईयर अप्रूवल हुआ तो एंट्री विल बी डेटर्स टू सेल्स, बट अगर नेक्स्ट ईयर रिजेक्शन हो गया, रिटर्न हो गया, तो नो एंट्री टू बी पास। तो यहां पर यही केस बता रखा है आपको कि एक्स ने आपको मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल, तो गुड्स एक्सेप्ट करें नेक्स्ट ईयर,
तो एंट्री पास करनी पड़ेगी डेटर्स टू सेल्स की मिस्टर एक्स के लिए, तो मिस्टर एक्स टू सेल्स 4000। बट वाई ने रिटर्न कर दिया 10th अप्रैल को, तो 10th अप्रैल को कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको लास्ट ईयर ही रिवर्स कर चुके थे और हम अपने इन्वेंट्री में इंक्लूड भी कर चुके थे। चलो तो बस दैट्स इट, ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5 भी हो गया। अब हम बात करेंगे साहब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम रीड करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स, लेट अस रीड दिस। On 31st December 2016, goods sold at a sell price of 3000 were lying with customers Ritu, to whom these goods were sold on sale or return basis and were recorded as actual sales. Since no consent has been received from Ritu, you are required to pass the adjustment entry, presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%. Present market price is 10% less than the कॉस्ट प्राइस। बस इसमें एक इतना सा ही पॉइंट है जो मुझे समझाना था भाई। पहले तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितु 3000। बट जब हम इसको बात करेंगे सेकेंड एंट्री की, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, जब आप करोगे तो वो नॉर्मली कॉस्ट प्राइस से करते हैं, बट यहां पर बोला गया है कि जो मार्केट प्राइस वो 10% भी लेस देन द कॉस्ट प्राइस है। तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे कि 3000 में से कॉस्ट प्लस 20% है, तो कॉस्ट प्लस 1/5, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट मतलब 1/6 ऑफ सेल्स। तो 3000 तो सेलिंग प्राइस ही है, तो इसमें से 1/6 यानी 3000 का 1/6 होगा 500 रुपए, वो माइनस कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस 2500 आ गई। मगर वो 2500 में से भी 10% लेस मार्केट प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस है 2250। मतलब ये जो आप इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट करोगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो 2250 से करोगे, नॉट बाय 2500। कॉस्ट प्राइस से नहीं करेंगे, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लेस से करते हैं। बस ये हो गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 भी। आप एग्जाम का क्वेश्चन ट्राई करना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें इसी टाइप का, तो ट्राई दैट क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सेकंड मेथड अब इसमें और है। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।